Hello and welcome back to the show. Today we've been joined by none other than Major Gaurav Arya. आप लोगों की बहुत डिमांड भी आ रही थी कि इनको बुलाएं. Major Gaurav Arya is an extremely popular person within the Indian strategic circles. He's also a household name in Pakistan for championing the Indian cause. आजकल जी कनाडा में भी इनके बहुत ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं. थोड़ी बहुत जो अटेंशन हमारे जैसे लोगों को मिलती थी इंडिया पाकिस्तान में तो पहले ही इन्होंने सारी अटेंशन ले रखी थी. अब खालिस्तानियों के बीच में भी हमें बिल्कुल कोई अटेंशन नहीं मिल रही है. गौरव जी, ऐसा क्या हुआ कि आप सडनली इतने पॉपुलर हो गए हैं कनाडा में? कुछ अटेंशन तो हम गरीबों के लिए भी छोड़ दें. सोनम जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में बुलाने के लिए. ये एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, ये जो पूरा खालिस्तान का मामला है जिसके बारे में आप पूछ रही हैं, इनको इनकी जबान में जवाब देना जरूरी है, क्योंकि ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते. ये आराम से आप डिसेंटली बात करें, क्योंकि देखिए मेरा ऑब्जेक्शन क्या है खालिस्तानियों से. मेरे 3 ऑब्जेक्शन है बेसिकली. पहली बात तो ये भारत से जितने भी गए हैं झूठ बोल के गलत सर्टिफिकेट लेकर गए हैं. वो आपने वीडियो देखा होगा सिमरनजीत सिंह मान साहब का, जहाँ पे वो खुद कह रहे हैं कि मैंने 30-30, 40-40 हजार रुपए लिए हैं एक बंदे से, और मैंने ये गलत झूठे सर्टिफिकेट साइन करे हैं कि भारत में इनका बड़ा दमन हो रहा था और बहुत इनको दबाया कुचला जा रहा था और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, और मैंने करीब 50,000 बंदों को बाहर भेजा है. पहली चीज तो ये झूठ बोल कर गए हैं अपने मुल्क का नाम खराब करके. दूसरी चीज, अगर आपको प्रोटेस्ट करना है, आपका स्वागत है, यू कैन प्रोटेस्ट. आपका मुल्क जहां पे आप रहते हैं, वो कनाडा हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, आपको हक देता है. ठीक है, आप प्रोटेस्ट करें. लेकिन ये वायलेंस करना, सैन फ्रांसिस्को के कॉन्सुलेट को जलाना, ये गलत चीज है. और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात, कि आप जो गुरुद्वारा साहब हैं, which are places of worship, holy places, इन्होंने उस पे कब्जा जमा के वहां पे इलीगल एक्टिविटी शुरू करी है. तो ये ऐसे लोग हैं जिनको एक्सपोज करना जरूरी है. तो जिसकी वजह से ये लोग बड़े, ये मुझे थ्रेड्स भी आते हैं और फोन कॉल्स भी आते हैं, और ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे. और तो मैंने बोला, यार तुम खालिस्तान बनाना चाहते हो, इंडिया में रेफरेंडम कर रहे हो, कनाडा में, सो वेयर इज द इंटेलिजेंस इन दैट? मतलब इसमें बुद्धि वाली कौन सी बात है? तो ये इनके साथ चलता रहता है सोनम जी, और नथिंग वेरी मच, बट दे मस्ट बी कॉल्ड टू अकाउंट. दैट्स व्हाट आई फील. बट ऐसा क्या हुआ गौरव जी? पिछले 2-3 सालों में हमने देखा कि ये मूवमेंट रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है. एक तरफ से हमारे यहाँ पे जो पॉपुलर नैरेटिव है वो ये है कि पाकिस्तान के तो बड़े ही बुरे हाल हैं, उनके पास पैसा नहीं है, वो भिखारी बन चुके हैं. फिर एक तरफ से हम ये भी कहते हैं कि ये सारा किया धरा जो है वो पाकिस्तानियों का ही है, वो इनको फंडिंग कर रहे हैं. अगर उनके पास पैसे नहीं है तो वो इनको फंडिंग कैसे कर पा रहे हैं? और सडनली क्यों उनको लगा कि इस मूवमेंट को रिवाइव करने का टाइम आ गया? क्योंकि किसान आंदोलन के बाद ही हमने देखा ना, फिर से ये नफरतें शुरू हो गई और कोशिश की जा रही है हिंदू कम्युनिटी और सिख कम्युनिटी को डिवाइड करने की. कौन इनकी फंडिंग कर रहा है और क्या ये सिर्फ इसी तक सीमित है या फिर हम ये मान के चलें कि एक रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन का भी मसला है? सोनम जी, ऐसा है कि इसमें थोड़ा बहुत सब कुछ है. मैंने कई बार टीवी पर भी बोला है और अपनी शोज पे भी बोला है, पाकिस्तान इज नॉट अ पुअर कंट्री, इट्स अ मिसमैनेज्ड कंट्री. जो हम देखते हैं ना, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है. इसमें एक तो ये माहौल बना रखा है पाकिस्तान ने कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं, कि लोग आके मदद करें. वो उनका एक अलग मैग्नेट है पैसा लेने के लिए, क्योंकि खुद कमाना नहीं चाहते, या खुद इतनी काबिलियत नहीं है कि पैसे कमा लें, कुछ बना के एक्सपोर्ट कर लें. तो ये पाकिस्तान का रोना रहा है. आज से नहीं, 75 साल से पाकिस्तान किसी ना किसी से, कभी सिएटो सेंटो के नाम पे मांग रहा है, कभी चीन से मांग रहा है, कभी सऊदी अरब से मांग रहा है, कभी अमेरिकन से मांग रहा है, कभी वॉर ऑन टेरर के नाम पे मांग रहा है, कभी एंटी पोलियो ड्राइव के मामले में मांग रहा है, जेंडर इक्वालिटी के नाम में मांग रहा है. मतलब कि उनको एक मुद्दा चाहिए. दे नीड सम सॉर्ट ऑफ अ हुक टू गेट मनी आउट ऑफ समबडी और द अदर. तो ये तो पाकिस्तान करता है. दूसरी चीज, अगर आप देखेंगे कि जब भी पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ते हैं भारत में, या भारत के खिलाफ टेररिज्म बढ़ता है. जब भी पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व्स घटते हैं, तभी ये सब घटता है. अब आप बोलेंगे कि पिछले समय तो डिफॉल्ट की बात हो रही थी, फिर डिफॉल्ट में तो कैसे? पाकिस्तान हैज गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर ऑफ नार्को टेररिज्म, और पाकिस्तानी आर्मी इसको स्मगल करती है, ड्रग्स को. आप भली भांति इससे परिचित होंगी किस तरीके से अफगानिस्तान से ड्रग्स लाए जाते हैं पाकिस्तान के. एंड जीओसी 5 कोर, जो 5 कोर कराची बेस्ड है, कराची बेस्ड, वो लोग कहते हैं कि टैंकर माफिया, जिससे पानी सप्लाई करते हैं, टैंकर माफिया, ड्रग माफिया, सब में जीओसी 5 कोर की, जीओसी बलोचिस्तान के, सबके कट रहते हैं उसमें. तो ये सब इनका है जो नॉर्मल चलता चला आ रहा है. तीसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान
इसके ड्राइव्स करता है, फंडिंग के ड्राइव्स। ओवरसीज पाकिस्तानी जो वेल ऑफ हैं, विदेश में रहते हैं, वो पैसा देते हैं समहाउ टू कीप दिस अलाइव। देखिए ना, ये जितने भी हैं खालिस्तानी, 90% ऑफ देम ये दिहाड़ी वाले हैं। ऐसा तो नहीं कि यहाँ से कोई रॉकेट साइंटिस्ट जा रहा है वहां पे कि जी पहले वो इसरो में काम करता था, अब उसने बोला कि नहीं, मेरे दिल में खालिस्तान की ज्योत जल गई है तो मैं वहां पे चला जाऊंगा। ऐसा तो नहीं है कुछ भी। दीज आर ऑल पीपल, ये चौथी पांचवी फेल हैं, इनके बस का कुछ है नहीं, तो वहां पे ये झूठे सर्टिफिकेट लेके वहां पे पहुंच जाते हैं, फिर वहां पे ये सब प्रोग्राम करते हैं। क्योंकि ये देखिए, दिस इज इसेंशियली अबाउट मनी। जो खालिस्तानी गुटों में लड़ाई होती है आपस में, फायरिंग ये लोग एक दूसरे को करते हैं, मारते हैं, दिस इज ऑल्सो अबाउट राइवलरी फॉर फंड्स। तो ये सारा मामला पैसे का है और पाकिस्तान उनको पैसे दे रहा है, इसलिए वो यू नो करते हैं ऐसे खालिस्तानी। तो उनको ज्यादा फंड्स भी नहीं चाहिए, 2-3-4 मिलियन डॉलर्स मिल गए, खालिस्तानी 4-5 बार चले गए, तो साल में 8-10-15 मिलियन डॉलर चले गए, सब लोग खुश। और ये लोग कलेक्ट भी करते हैं। और जैसा मैंने बताया था कि गुरुद्वारा साहब का इन्होंने बहुत, दिस इज समथिंग दैट इज क्रिमिनल एक्चुअली, ये बहुत गलत चीज है जो इन लोगों ने करी है। गुरुद्वारा इज अ हाउस ऑफ गॉड, आपने उस गुरुद्वारा साहब को खराब कर दिया अपने इलीगल एक्टिविटीज से, तो ये सब चीजें भी हैं इनकी। खैर वो तो ये शुरू से ही करते आ रहे हैं, आपको पता है भिंडरावाला के टाइम से यही तमाशा चला आ रहा है कि उनको लगता है कि जी अगर हम रिलीजन की आड़ में कुछ करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी एक्शन लेना मुश्किल हो जाएगा, और अगर एक्शन होगा तो फिर तो सोने पे सुहागा है, हम रिलीजन कार्ड खेलेंगे और लोगों को रेडिकलाइज करेंगे। अच्छा, जी आपने एक एमपी की बात की, उनको बहुत बार लोगों ने ट्विटर पे भी एक्सपोज किया कि ये इस तरह से लोगों से पैसा लेके वीजा फ्रॉड करते हैं। अब ज्यादातर ये अमेरिका और कनाडा के लिए ऐसा करते हैं, जितना मुझे मतलब जितना मैंने पढ़ा है कि ज्यादातर इन दो कंट्रीज जी को ये टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, वो जी कंट्रीज तो इसको इग्नोर कर रही हैं, मे बी उनके लिए कन्वीनियंट है कि ठीक है इग्नोर करें इसको। हमारी क्या मजबूरी है? व्हाई आर वी नॉट एक्टिंग अगेंस्ट दिस पर्सन? एक तो वो ओपनली एस्पाउस करते हैं खालिस्तानी कॉज को। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो कनाडा में भी देखिए सेपरेटिस्ट हैं, अमेरिका में भी सेपरेटिस्ट हैं। बट सच्चाई ये है कि जो लोग हर बात पे कॉन्स्टिट्यूशन को कोट करते हैं, क्या उनको ये नहीं पता कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल भी एपेटाइट नहीं है सेसेशन की, है ना? तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को लेके चल रहे हैं तो आपको फिर उसको फुल स्पिरिट में लेके चलना पड़ेगा। यू कैन नॉट पिक एंड चूज, जो आपको पसंद आए, जो आपको ना पसंद आए आप उसको छोड़ दें, जो पसंद आए वो ले लें। Why are we, you know, not able to act against this particular MP? जबकि वो ओपनली मान रहा है कि मैं पैसा लेके ऐसा पॉलिटिकल असाइलम दिलाता हूँ लोगों को। सोनम जी, एक एमपी नहीं है, ऐसे कई सारे एमपी हैं। ये लोग क्या करते हैं, पहले पॉलिटिकल कार्ड खेलते हैं, फिर रिलीजन कार्ड खेलते हैं और एंड में विक्टिम कार्ड खेलते हैं। तो एक एक क्रम है इनका। अब ये जो एमपी हैं सिमरनजीत सिंह मान जी, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, इनसे अलग होकर मैं आपको बताता हूँ। पहले आपने पूछा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों नहीं करती। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी एपेटाइट की कमी है टू बी कन्फ्रंटेशनिस्ट इन दिस रिगार्ड। थोड़े से हम लोग सेंसिटिव हो जाते हैं वेस्टर्न प्रेस, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स को लेके नहीं। वेस्टर्न गवर्नमेंट्स को लेके हम सेंसिटिव, उनको तो उनकी तो क्लास लगाते हैं हम लोग वेस्टर्न गवर्नमेंट्स की। अमेरिका की गवर्नमेंट ने कुछ बोला, स्टेट डिपार्टमेंट ने कुछ बोला, तो फट से रिजॉइंडर यहाँ पे आता है। लेकिन आई थिंक वी आर स्लाइटली सेंसिटिव टू व्हाट वॉशिंगटन पोस्ट राइट्स, व्हाट न्यूयॉर्क टाइम्स राइट्स। मैं तो पढ़ता नहीं है सब अखबार, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सेंसिटिविटी जानी पड़ेगी। दूसरी चीज ये है कि मैं आपको बताता हूँ, ये इकोसिस्टम बड़ा इंटरेस्टिंग है एंड आई थिंक इट्स वर्दी ऑफ स्टडी। अभी फ्रांस में राइट्स चल रही हैं, हम सबको पता है फ्रांस में चल रही हैं। अब फर्दर, अच्छा, जब पुलिस का क्रैकडाउन हुआ तो पुलिस के क्रैकडाउन के बाद आ, ये सब बंद हो गई थोड़ी देर के लिए, सबसाइड हो गए राइट्स, फिर शुरू हो गई। अब जो राइटर्स हैं उन्होंने पुलिस के ऊपर केस करा है कि ये हमारे ऊपर क्रैकडाउन ना करें, क्योंकि अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, राइट। और ये जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं दुनिया में, वेदर इट इज अल-कायदा, वेदर इट इज द इस्लामिक स्टेट और एनी अदर, एक्सेप्ट फॉर द तालिबान, एक्चुअली तालिबान का मामला अलग है, बट ऑल दीज, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन का मुखौटा पहन के, इवन अलकायदा, इनके जो स्लीपर सेल्स हैं, इनके जो लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सेक्युलरिज्म, इसके मुखौटे पे पीछे छुप के, इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज्ड, द मोस्ट रेडिकल इस्लामिस्ट्स इन इंडिया, द मोस्ट रेडिकल इस्लामिस्ट इन इंडिया, जो कहते हैं कि हाँ ओसामा बिन लादेन ने अटैक करा ट्विन टावर्स पे, गलत था, लेकिन बुरहान वानी को मारा, नहीं मारना चाहिए था, मगर यू सी ऑल दोस पीपल हु प्रोवाइड इंटेलेक्चुअल कवर फायर, ये एक तो इनके साथ लेफ्ट का इकोसिस्टम है। और ये यहां पे नहीं है, विदेशों में भी है लेफ्ट का इकोसिस्टम। तो आप देखेंगे रेडिकल इस्लामिस्ट और लेफ्ट का, देयर इज अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। एक तो ये बात है।
दूसरी चीज है कि मुझे लगता है कि मीडिया जो है ना, मीडिया इतना ज्यादा कभी कभी हावी हो जाता है इस चीज पे लेके कि वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज विद इन रीजनेबल लिमिट्स। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि विद इन रीजनेबल लिमिट्स है। तो और पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि उसकी रीजनेबल लिमिट्स क्या है। तो बिकॉज इख्तियार कुछ पार्लियामेंट के पास भी है इस मामले में। तो ये इशू होता है, इसकी वजह से ये लोग डायरेक्टली एक्शन नहीं ले पाते। और इसकी वजह से थोड़ा सा, क्योंकि ये लोग ग्रे जोन में खेलते हैं ना, ये लोग ग्रे जोन में खेलते हैं कि ठीक है प्रोटेस्ट कर दिया, किसी ने फेंक दिया, कुछ चीज फेंक दी, क्या हुआ, किसी के मर्डर तो नहीं हो गया। यू अंडरस्टैंड? सो दैट इज द नैरेटिव। अब हमें बुरा लगता है जब कोई तिरंगा उतारता है नीचे, राइट? इनको, खालिस्तानियों को खास तौर से सॉर्ट आउट करना सोनम जी बहुत आसान है, बट it will mean crossing the Rubicon, if you know what I mean. You cross a certain this thing. ये 24 घंटे के अंदर सॉर्ट आउट हो जाएंगे खालिस्तानी। 24 घंटे के अंदर ये ऐसे गायब हो जाएंगे कि इनको पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ कहाँ से मिसाइल आई, कहाँ गई, किसने हिट करा। They'll never understand and they'll never come to know. ये बहुत डरपोक लोग हैं। आप गुरबचन सिंह पन्नू को देख लीजिए, और जब से वो निज्जर मरा है तब से वो अंडरग्राउंड, पता नहीं किसकी बेसमेंट में बैठा हुआ है वहां पे। ही इज ईटिंग कैंड फूड। वो नीचे बैठा हुआ, निकलने को राजी नहीं। एक वीडियो रिकॉर्ड करा, फिर नीचे चला गया। तो ये सब ऐसे ही हैं, ये ऐसे ही हैं। अभी 3 खालिस्तानी कनाडा में अरेस्ट हुए हैं। और कनाडा में क्यों अरेस्ट हुए हैं? ये यूके से फ्लाइट लेके कनाडा पहुंचे इलीगल असाइलम के लिए वहां पे, और असाइलम इन द सेंस कि इलीगली एंट्री करने की कोशिश करी। इन्होंने पुलिस स्टेशन पे हमला करा था इंडिया में, जोश जोश में कर दिया हम हमला पुलिस स्टेशन पे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। जैसे इनकी आदत हो रही बहुत ज्यादा बोलने की, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। फिर जैसे ही पुलिस ने ढूंढा तो भाग गए वहां से ये। So now they have been arrested and they are going to be sort of sent back to India. India is asking for their return and repatriation. तो यही चलता रहता है इनके साथ। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बताया। मैं भी इस चीज से बिल्कुल बिल्कुल अग्री करती हूँ कि ये ग्रे जोन में खेलते हैं, और मैं तो पर्सनली इनको क्राफ्टी टेररिस्ट बोलती हूँ। एक तो होता है टेररिस्ट, एक होता है चालाक टेररिस्ट, ठीक है ना, जिसको पता है कि इंटरनेशनल ऑडियंस को क्या बोलना है, डोमेस्टिक ऑडियंस को क्या बोलना है। जैसे अमृतपाल जैसे लोग जब पंजाब में भाषण देते हैं तो वो ओपनली कहते हैं हिंदूज को कि ये तो पैरासाइट्स हैं जी। ठीक है, जब वो इंटरनेशनल ऑडियंस से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम तो डेमोक्रेसी के दायरे में रह के अपनी डिमांड्स रख रहे हैं। ये तो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन तो हमें यूएन भी देता है। तो वो खेलते हैं वर्ड्स के साथ ना, इसलिए थोड़ा ज्यादा मुश्किल भी हो जाता है इंडियन गवर्नमेंट के लिए कि इनको कैसे कॉर्नर किया जाए, बिकॉज दे एग्जैक्टली नो किसको क्या बोलना है। अच्छा, व्हाई डू यू थिंक पाकिस्तान को इतनी जरूरत पड़ रही है कि सडनली वो पंजाब पे इतना फोकस कर रहे हैं? क्या उन्होंने कश्मीर में हार मान ली है? क्योंकि कश्मीर में तो अब इन्फिल्ट्रेशन भी उस तरह की नहीं हो पा रही है। हालांकि जम्मू में थोड़ा सा इनकी कार्रवाई जो है वो बढ़ी है पिछले 1 साल में। नेशनल मीडिया में इसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, पर क्योंकि मेरा ताल्लुक जम्मू से है तो मैं तो कॉन्फिडेंस के साथ ये चीज कह सकती हूँ कि जम्मू में लोगों के बीच में थोड़ी सी दहशत बढ़ी है। आप देखें जो ड्रोन से भी ये ड्रग्स वगैरह भेजते हैं, हथियार भेजते हैं, वो ज्यादातर आजकल जम्मू में हो रहा है। या तो आप सांबा सेक्टर में देखेंगे या फिर वो जो हरनिया सेक्टर है वहां पे आप देखेंगे। फिर रजौरी पुंछ से इन्फिल्ट्रेशन भी बढ़ रही है। जो ढांगरी अटैक हुआ उसमें भी आई गॉट टू स्पीक टू सम पुलिस ऑफिसर्स लोकली वहां पे। दे सेड कि ये पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स थे, दे आर नॉट लोकल यूथ। ये एक चेंज है, वेलकम चेंज है कि दीज टेरर आउटफिट्स आर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू रिक्रूट लोकल यूथ। बट क्यों ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तानियों को सडनली लग रहा है कि द फोकस शुड बी ऑन पंजाब? और आप यही चीज आप सोशल मीडिया पे भी देखते हैं ना, ज्यादातर जो फेक अकाउंट्स होते हैं जो जो जी। सिख नामों से इन्होंने बना रखे होते हैं, अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बॉर्डर के उस पार से चल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपका पहला सवाल जो था, हैज पाकिस्तान गिवन अप इन कश्मीर? डेफिनेटली। इनफैक्ट इन्होंने काफी हद तक ये 2016 के पहले इन्होंने गिव अप कर दिया था। फिर बुरहान की डेथ हुई, बुरहान को जब एलिमिनेट करा गया तो बुरहान के बाद फिर से थोड़ा सा इनको जान में जान आई इनकी। और फिर उसने इनके इस पूरी जो टेररिस्ट इनका जो वेव थी उसको थोड़ी सी जान मिली। लेकिन फिर 2019 में 5 अगस्त के बाद थैंक यू हो गया, और वो अब परमानेंट है, वो कभी नहीं होने वाला। छुटपुट चीजें ये लोग कश्मीर में करते रहेंगे। फिर आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी करवाते हैं ना, कोई जा रहा है, पुलिस वाला, जेएनके पुलिस वाला जा रहा है बेचारा नमाज पढ़ने के लिए, पीठ में उसके गोली मार दी, उसके बच्चे को मार दिया। कोई बिहारी लेबरर है उसको मार दिया, कोई गोलगप्पे वाला है उसको मार। आइसोलेटेड इंसिडेंट्स ऑफ किलिंग, लोन वुल्फ अटैक्स जिसको हम बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई मास टेररिस्ट एक्शन जैसे पहले होते थे वो कश्मीर में होना बंद हो गए। कश्मीरीज हैव आल्सो रियलाइज्ड कि
दो मामला कश्मीर का है, आप जम्मू से यहाँ बेहतर जानती हैं, वो इतना आसान नहीं है जितना मैं बता रहा हूँ। उसमें बड़े इट्स लाइक एन अनियन ना, लेयर विद इन लेयर्स, उसमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं, एक नैरेटिव का बहुत बड़ा फैक्टर है, रिलीजन का सबसे बड़ा फैक्टर है, इसमें कई सारी चीजें। लेकिन हैविंग सेड दैट, एक बात तय है कि कश्मीर में पाकिस्तानी ठंडे पड़ गए सोनम जी, पहली चीज। दूसरी चीज, पंजाब इज समथिंग, देखिए ना, वहां पे कश्मीरी है नहीं, ना के बराबर है। पीओके में, जिसको ये लोग बड़े फख्र से आजाद कश्मीर बोलते हैं, वहां पे तो कुछ कश्मीरी बहुत कम है, इन्होंने मार मूर दिए या उनको पता नहीं क्या कर दिया। वो नहीं, वो ज्यादातर कश्मीरी एरिया, ना गौरव जी, इनके पास ज्यादा जम्मू है, इनके पास ज्यादा, इनके जो लोग हैं करेक्ट, वो पहाड़ी है जिनको ये यस, कश्मीरी बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नवाज शरीफ भी कहता है मैं कश्मीरी हूँ, बाय द वे, ही ऑल्सो सेज कि आई एम एक्चुअली कश्मीरी। वो होता होगा, इन्होंने ब्रांड समझ लिया कश्मीर को लोकेशन की जगह, तो जियो टैगिंग होती है ना जैसे, तो दिस इज व्हाट दीस गाइस आर डूइंग। सो बेसिकली क्या है कि उसमें ज्यादातर जम्मू वाले हैं, और जैसे पहाड़ी हैं, कुछ कुछ डोगरी बोलते हैं, और बहुत कम नीलम झेलम वैली मुजफ्फराबाद के आसपास किसी ने कुछ कश्मीरी बोली, वो भी इन्होंने गायब कर दी। अच्छा, आपका सवाल इन्फिल्ट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन जब बॉर्डर जम्मू का ज्यादा है तो इन्फिल्ट्रेशन भी जम्मू से ज्यादा है। अब वो तंगधार वंगधार साइड से बड़ी मुश्किल हो जाता है इन्फिल्ट्रेशन, दो दैट एरिया इज नॉट वेरी फ्रेंडली फॉर इन्फिल्ट्रेशन। यहाँ पे फोलिएज बहुत ज्यादा है जम्मू में। आई बीन पोस्टेड अलॉन्ग द लाइन ऑफ कंट्रोल, पुंछ में मैं पोस्टेड रहा हूँ, पुंछ और नीचे नौशेरा तक, एट वेरियस प्लेसेस। मैं मेंढर में भी रहा हूँ। तो ये पूरा जो आपका यू नो पूरा आपका ये बिम्बर गली है, कृष्ण घाटी है, मेंढर है, ये पूरा एरिया आई नो वेरी वेल, बिकॉज मैं यहाँ पे काफी घूमा हूँ जब मैं आर्मी में था उस जमाने में। अ, मेरा कहने का मतलब ये है सोनम जी कि पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि कॉमन लैंग्वेज का नैरेटिव लेके, इधर भी पंजाबी बोलते हैं, उधर भी पंजाबी बोलते हैं, सो ये कॉमन लैंग्वेज का नैरेटिव लेके इस चीज को आगे बढ़ाया जा सकता है, राइट। इसमें दो तीन चीजें आ जाती हैं बीच में। पहली चीज, जब केपीएस गिल साहब ने ऑपरेशंस वहां पे करवाए थे, वहां पे आर्मी भी थी, बट इट वाज केपीएस गिल साहब वाज, ही वाज द दिस थिंग देयर, डीजीपी एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो काफी हद तक ये खालिस्तान वाला मामला खत्म हो गया था। ये फिर से उजागर करा गया है, और ये उजागर करते, देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, लोग सोल्यूशन की बात करते हैं। द मोर पाकिस्तान इज वीकेंड इकोनॉमिकली एंड फिजिकली, द मोर पीसफुल इंडिया विल बी। काफी इंडियन स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं जिनका ये मानना है कि स्टेबल पाकिस्तान इज इंडियाज बेस्ट इंटरेस्ट। ये सब झूठी बातें हैं, गलत बातें हैं, दिस इज फेकरी। ठीक है, हो सकता है कुछ कुछ अमन की आशा का इनके दिमाग में कुछ हो, ऐसा मामला ना, कि ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान, वही पाकिस्तान हमारे फेवर में रहेगा जो पाकिस्तान बिल्कुल टूटा फूटा है, व्हीलचेयर में बैठा है पाकिस्तान, स्पाइन टूटी है उसकी, फ्रैक्चर है 10-15 शरीर में, कुछ नहीं कर पा रहा। वो पाकिस्तान भारत के लिए अच्छा है। अगर बिल्कुल अलहदा हो गया, बिल्कुल उसके टुकड़े हो गए, दैट इज द अल्टीमेट प्राइज, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इन इट्स करंट ज्योग्राफिकल फॉर्म, अगर पाकिस्तान जितना भी अंदर से वीक होगा, आप देखेंगे, जितना पाकिस्तान जब एफएटीएफ में रहेगा, राइट, तो आपको खालिस्तानियों की इतनी आवाजें सुनाई नहीं देंगी, कम सुनाई देंगी। पाकिस्तान एफएटीएफ से निकलेगा तो खालिस्तानी उछलेंगे। ठीक है, जब तक एफएटीएफ में था, आपको लश्कर और जैश मोहम्मद के चीफ बाहर घूमते हुए नहीं दिखते थे। एफएटीएफ से निकला, फिर ये चूहे बिल से निकले। ये साइकिल है पाकिस्तान में। ठीक है, वो ढीठ हैं पाकिस्तानी ना, दे ढीठ। उनको आप जब तक डंडे के बलबूते से उनको घुटनों पे रखेंगे, तब तक दे आर वेरी नाइस। जहां आपने डंडा अलग करा, आपने बोला कि नहीं, कोई इंसानियत की बात करें, वहां पे थोड़ा सा मामला गलत हो जाता है। और मुझे लगता है कि भारत को यही करना चाहिए। इफ यू स्पीक द लैंग्वेज ऑफ फोर्स विद पाकिस्तान, पाकिस्तानीज अंडरस्टैंड वेरी वेल, दे डोंट हैव। अच्छा, एक और चीज मैं आपको, माफ कीजिएगा, मैं आपको कॉन्ट्रडिक्ट कहूंगा। आपने बोला था ना चालाक टेररिस्ट हैं खालिस्तानियों के लिए, ये चालाक नहीं है, बहुत बेवकूफ है ये दे आर वेरी डम एक्चुअली, खालिस्तानीज ना। मैं एक दो से मैंने बात भी करी है खालिस्तानी सपोर्टर्स से, इनका एजुकेशन लेवल बहुत खराब है और इनमें अकल वकल नहीं है। ये रिमोट कंट्रोल नहीं है, जैसे कोई जानवर होता है ना, आप उसको बिस्किट देते हो, टॉमी गो, तो टॉमी चला जाता है, टॉमी काट लेता है, टॉमी शू। ये टॉमी वाला मामला है इनका। इनको ये इनके जो पाकिस्तानी मास्टर्स हैं जो बोलते हैं, ये वही चीज। एक छोटा सा एग्जांपल सोनम जी दे दें, देन वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने अक्सर इसके ऊपर डिस्कस भी करा है अपने वीडियोस में भी, और मैंने वैसे भी बोला है, ये खालिस्तान का मोदी हेट्रेड क्यों है, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। ये कहते हैं कि साहब 1984 में दंगे हुए, बहुत बुरे हुए, वो तो आप और मैं भी कहते हैं दंगे बुरे हुए, आप और मैं भी कहते हैं दंगे बुरे हुए, और वो क्योंकि आई एम विटनेस उन दंगों को, और मैं तो बिल्कुल कंडेम करता हूं। मैं कहता हूं भारत में ब्लैक स्पॉट है, जो एंटी सिख राइट, देवर जेनोसाइड। मैं तो दिल्ली में था उस वक्त, मेरे आंखों के सामने दंगे हुए हैं।
बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। आप कैसे कर सकते हैं किसी के साथ? ऑपरेशन ब्लू स्टार शुड हैव बीन डन इन अ डिफरेंट मैनर। गोली-वोली चलाने की जरूरत नहीं थी। इफ समबडी हैड प्लेड इट स्मार्ट ना, आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार भी होता और स्ट्रक्चर को डैमेज बिल्कुल नहीं होता। इश्यू स्ट्रक्चर के डैमेज का है। भिंडरावाले को गोली मारी, बिल्कुल ठीक मारी, मेरी तरफ से 5 और मारते उसको, ठीक है? लेकिन जो स्ट्रक्चर को, अकाल तख्त को डैमेज हुआ, वो डैमेज नहीं होना चाहिए था, उस पे खरोच नहीं आनी चाहिए थी, और चाहते तो करते। और ये हैं एक संधू साहब हैं, एक्स रॉ के वो स्पेशल सेक्रेटरी रह चुके हैं। उन्होंने किताब लिखी है द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, और इसमें ही इज रिटन, ही हिमसेल्फ इज अ सिख जेंटलमैन, अ वेरी सीनियर स्पेशल सेक्रेटरी रॉ। तो उन्होंने द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी लिखी है, जिसमें पूरी उन्होंने चीजें ऐसी शॉकिंग डिटेल्स दी हैं कि यूल रियलाइज कि ये मतलब कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। एवरीथिंग इज अ गेम, यू नो। इलेक्शंस के लिए और पॉलिटिक्स के लिए ये सब चीजें बनाई जा रही है। मिड्रा वाले वाज क्रिएटेड फॉर इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। हैविंग सेड दैट, मैं एक चीज मानता हूं कि हमें इस चीज को, जो ये पूरा पाकिस्तान का एंगल है इसमें, सोनम जी, ठीक है जी, ये पूरा पाकिस्तान का जो एंगल है और ये पूरा जो सो कॉल्ड खालिस्तान का एंगल है, राइट, अनलेस इंडिया प्लेज ऑन द फ्रंट फुट, जब तक आप अग्रेसिव नहीं होंगे, जब तक आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं होंगे, दे अंडरस्टैंड ओनली दिस लैंग्वेज। हम ना गलत भाषा में इनको बात कर रहे हैं, मतलब ये स्पेनिश में बात कर रहे हैं, रशियन में बात कर रहे हैं, कहां से बातचीत हो भाई? You have to speak to them in the language they understand, and the language they understand is the language of force and the language of violence. इनको समझ में वही आता है। They understand the language of violence because they are a violent people. Otherwise, सैन फ्रांसिस्को के कॉन्सुलेट को जलाने का क्या मतलब है? आपके दिल में वायलेंस है ना, तभी तो आपने करा। सो विच मीन्स यू अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज, यू रिस्पेक्ट दैट लैंग्वेज। और जब इनको मार पड़ती है, फिर ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं, फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो ये डरपोक भी है ना, फिर इसका मतलब दे डोंट हैव द एबिलिटी टू टेक इट ऑन देमसेल्व्स। तो ये चीज है। नहीं, वो तो उन्होंने बेवकूफ़ी की। द अदर डे आई इवन रिकॉर्डेड अ शो ऑन दिस। आई वाज़ टॉकिंग टू समबडी हू इज़ बेस्ड इन वाशिंगटन, और वो कह रहे थे कि इन्होंने जब ये आगज़नी वग़ैरह की, उसके बाद इनको कोई अटेंशन नहीं मिली जो सैन फ्रांसिस्को में हुआ है। उसके बाद इन्होंने एक लोकल चैनल है दिया टीवी करके, उनको कॉन्टैक्ट किया कि ये देखें वीडियो और हमने ये किया है, इसको कवर करें, दुनिया में फैलाएँ। तो वो तो बेवकूफ़ी है। मतलब द लॉ विल इवेंचुअली कैच अप, और इनकी खुद की क्रेडिबिलिटी पे तो डेंट लगा ना, जो ये दुनिया को चूरन बेचते हैं कि ये तो हमारी पीसफुल मूवमेंट है। अपने टेररिज्म को ये एक्टिविज्म का नाम देते हैं, कम्युनिटी एक्टिविज्म का नाम देते हैं, सिख एक्टिविज्म का नाम देते हैं। तो ये तो दुनिया को पता चलेगा ना इनका कितना लेना देना सिखी से है और कितने ये पीसफुल है। आपने एक कमेंट किया ब्लू स्टार ऑपरेशन पे। ऑफ कोर्स, मतलब आज बहुत लोग कहते हैं कि डिफरेंटली हो सकता था, अकाल तख्त को बचाया जा सकता था, बट अगर आप उस टाइम पे जो आर्मी ऑफिसर्स हु वर एक्चुअली लीडिंग द ऑपरेशन, वो कहते हैं कि पहले ही हमें इतनी ज्यादा इंस्ट्रक्शंस थी गवर्नमेंट की तरफ से कि आप चप्पल पहन के भी अंदर ना घुसें, और मिनिमम मिनिमम आप वेपन्स का इस्तेमाल करें, हेवी वेपनरी भी इस्तेमाल ना करें। बट वही बात होती है ना कि अब जब आप व्हेन यू आर इनटू द सिचुएशन, और अगर आपके ऊपर गोलाबारी हो रही है हर तरफ से, तो फिर इवेंचुअली यू विल हैव टू सेव योर लाइफ ना। बट दीज खालिस्तानीज, दे आर सो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट, क्योंकि इनको लगता है अगर वो सब कॉन्टेक्स्ट आएगा कि उससे 15 साल पहले तक पंजाब में क्या होता रहा, और बाय द वे ब्लू स्टार के बाद भी एंटी सिख राइट्स जो दिल्ली में हुए, उसके बाद भी पंजाब में बहुत वायलेंस होती रही है खालिस्तानियों की तरफ से। ये कभी भी उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाते पहले और बाद के, क्योंकि तब इनके लिए मुश्किल हो जाता है ना जस्टिफाई करना अपने एक्शंस। तो while we all condemn what happened in Delhi in 1984, uh, I think, you know, it's important that we foster a very honest discourse on this, क्योंकि ये इसी की आड़ लेके ये दुनिया को भ्रमित करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं कि जी हमने तो कुछ भी नहीं किया। बेसिकली ज्यादातर लोग जो बाहर भागे हुए हैं, वो वही तो लोग हैं जो उस टाइम यहाँ से भाग गए थे। आगे से कईयों के बच्चे हैं जो रेडिकलाइज हुए, उन्होंने वही झूठ बोल बोल के उनको रेडिकलाइज किया है। खैर, टू मूव फॉरवर्ड, हमारे लिए क्या लेसन हैं इसमें? जैसे आपने भी इस चीज पे जोर दिया कि वी डोंट वांट टू गेट कन्फ्रंटेशनल विद दीज पीपल फॉर द रीजंस बेस्ट नोन टू द गवर्नमेंट। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया क्या उनके रीजंस हैं। होंगे क्योंकि शायद उनको ऑलरेडी एक एंटी माइनॉरिटी की ब्रांडिंग हुई हुई है ना बीजेपी, शायद वो इसलिए भी सोचते हैं कि यू नो वी हैव टू बी अ लिटिल कॉशियस। पर हमारे लिए क्या लेसन है? शायद इसीलिए ये सब इतना बढ़ गया है क्योंकि द गवर्नमेंट हैज नॉट बीन डीलिंग विद इट लाइक टूथ एंड नेल, और इनको बहुत ज्यादा लीवे दी गई कि ये खुद से ही सुधर जाएं, खुद से ही रिफॉर्म हो जाएं, और शायद उस चीज को कमजोरी की तरह इन लोगों ने लिया। हमारे लिए क्या इसमें लेसन है?
नहीं, हमारे लिए लेसन्स ये हैं कि इंडिया इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स कंट्री, और हर एक बंदे का ओपिनियन है, और जिसका जो शॉर्ट ऑफ सेसेशन आपका जो भी ओपिनियन है सर आंखों पे, ठीक है। अब इंडिया इतनी खूबसूरत कंट्री है कि लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड, they have opinion on the uniform civil code and there is no draft of the uniform civil code available, but they have a very very strong opinion. तो डाइवर्सिटी तो है ना, इंटेलेक्चुअल्स तो हैं यहाँ पे। अब वो कहते हैं हम डिसएग्री करते हैं, तो मैंने पूछा किससे डिसएग्री करते हैं, कह रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड से। मैंने बोला पढ़ा है आपने, कह रहे नहीं पढ़ा, लेकिन हम फिर भी डिसएग्री करते हैं। तो ये अच्छी बात है, ये चलता रहता है इंडिया में। मेरा सिर्फ ये कहना है कि यू सी, मैं तो आई वुड लाइक टू विथ योर परमिशन गो टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ द इशू, और ये मैं कई बार बोल भी चुका हूँ, ठीक है। खालिस्तानियों का एक ही इलाज है, देखिए ना, ये विक्टिम कार्ड प्ले करते रहेंगे, विक्टिम कार्ड प्ले करते रहेंगे, पाकिस्तान फंड इनको करता रहेगा, और ये लोकल फंडिंग अपनी उठाते रहेंगे, इनको आपको फिट करना पड़ेगा। आई डोंट नो इफ यू आर कंफर्टेबल विथ मी सेइंग ऑन योर शो, एंड इफ यू आर कंफर्टेबल आई कैन से इट, आई हैव नो प्रॉब्लम सेइंग इट, बट मुझे लगता है कि मैं कह भी चुका हूं पहले कि वी शुड एंगेज विथ इन, लाइक फॉर एग्जांपल सैन फ्रांसिस्को में देयर इज अ लोकल माफिया, यू एंगेज विद द लोकल माफिया एंड से ये कोई खालिस्तानी मिले, सॉर्ट देम आउट। देखिए मैं बता रहा हूं आपको, ये भाई बहन होए ना प्रीत वाला मामला है यहाँ पे। जब तक आप इनके मन में दहशत नहीं भर देंगे, इनके मन में आप बिल्कुल खौफ नहीं भर देंगे, वो है ना, वो क्या नाम है उसका, वो कनाडा में जो वो पॉलिटिशियन है, नाम भूल जाता हूँ, जो नेशनल डेमोक्रेटिक जगमीत पार्टी का, जगमीत जगमीत सिंह। सिंह। जगमीत सिंह इज अ टेररिस्ट, ही इज अ टेरर सपोर्टर, ही इज अ खालिस्तानी सपोर्टर। और वो जस्टिन ट्रूडो कुछ कर नहीं पाता बेचारा, बिकॉज उसकी गवर्नमेंट को वो सपोर्ट करता है, उसकी गवर्नमेंट के साथ उसके उसके सपोर्ट से उसने गवर्नमेंट बनाई है जस्टिन ट्रूडो ने। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दीज आर टेररिस्ट्स एंड दे हैव टू बी डेल्ट विद लाइक टेररिस्ट्स। जगमीत सिंह नीड्स टू बी एक्सपोज्ड इन द मीडिया, ही नीड्स टू बी थॉरली एक्सपोज्ड। वो कुछ नहीं कर रहा। देखिए, ये कनाडा गए, इन्होंने कनेडियन वैल्यूज को कुछ नहीं समझा, ठीक है। इन्होंने बोला कि वहां पे भी एक छोटा मोटा पिंड बना लेंगे कनाडा में, ठीक है, उसी को खालिस्तान बना लेंगे। तो गए क्यों वहां पे? व्हाई डिड यू गो देयर इन द फर्स्ट प्लेस? यू शुड हैव स्टेड हियर, ठीक है। फिर वहां से उल्टे सीधे म्यूजिक वीडियो बनाते हो कि पिंड की याद आ रही है। अरे याद आ रही तो क्यों गए यार? इधर इधर रहो ना यार, तुम वहां यहाँ पे याद आ रही है पिंड की, व्हाट इज द नॉनसेंस, यू स्टे हियर। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ कि we need to beef up security of our consulates because these attacks are not happening in India ना सोनम जी। आप देखिए ना, भारत में तो अटैक नहीं हो रहे हैं, ये अटैक हो रहे हैं बाहर। कहाँ पे? जहाँ पे हमारे कॉन्सुलेट्स हैं। कहाँ पे? यू नो, जहाँ पे हमारे एम्बेसीज हैं, हमारे हाई कमीशन, तो वहीं पे तो हो रहे हैं ना। तो वहां पे वी नीड आर्म्ड गार्ड्स आउट देयर, पीपल फ्रॉम, लाइक अमेरिका में किसी भी एम्बेसी में देखिए यूएस मरीन्स होते हैं वहां पे। यू नीड टू हैव इंडियन आर्मी गाइज देयर विथ वेपन्स। आप कभी यूएस एम्बेसी के अंदर फोर्स्ड एंट्री करके देखिए, द मरीन्स आर एम्पावर्ड टू शूट, दे विल शूट। तो यहाँ पे देयर शुड बी एन इंडियन, यंग इंडियन आर्मी ऑफिसर, रैंक ऑफ अ मेजर, पोस्टेड एट एवरी हाई कमीशन, एवरी कॉन्सुलेट, एवरी एम्बेसी इन एटलीस्ट दीज सेंसिटिव एरियाज। 10-25 यहाँ पे हो, एंड अ प्लाटून ऑफ गार्ड्स to be posted there, fully armed with instructions. Anybody who tries to force an entry, you shoot to kill. आपको ये करना पड़ेगा कि कोई आए आसपास, कोई बाहर प्रोटेस्ट कर रहा है उसको करने दीजिए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। एनीबॉडी हु ट्राइज टू फोर्सफुली एंटर, ठोकिए उसको वहीं से। एंड बिकॉज दिस इज सॉवरेन टेरिटरी। भाई ये जो हाई कमीशन है लंदन में इंडिया का, दैट इज इंडियन लैंड इन द सेंस दैट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड लॉ, जो इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, दिस इज रिकॉग्नाइज्ड इंडियन टेरिटरी। जब आप हमारे हाई कमीशन के अंदर घुसते हैं, हमारा झंडा उतारते हैं, आप भारत के अंदर घुस रहे हैं, आप इंग्लैंड की जमीन के अंदर नहीं घुस रहे। एंड तीसरी चीज है, इनके यहां से ना, मैं बता रहा हूँ, मुझे तो लोग, मैं किसी दिन आएगा, मैं लोगों को इकट्ठा करूंगा यहाँ पे 10-15 हजार की भीड़ को दिल्ली में, और मैं जरा घुस के दिखाता हूँ कैनेडियन हाई कमीशन के अंदर और यूके के हाई कमीशन के अंदर। इनको ना एक्साइटमेंट है, गोरों को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है लाइफ में, डेमोक्रेसी की, फ्री स्पीच की ना। 10-15 हजार बंदे लेके जरा कैनेडियन हाई कमीशन के सामने खड़े हो जाए और अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रैक्टिस करें, तब इनको पता लगेगा क्या होता है जब आपके एम्बेसी पे। आई एम नॉट सेइंग वी शुड अटैक देयर एम्बेसी और हाई कमीशन, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, बट मैं कह रहा हूं कि दे शुड गेट अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, नॉट द होल मेडिसिन, बिकॉज द होल मेडिसिन इज वेरी बैड एंड वी शुड नॉट, एंड दे आर आवर गेस्ट्स, हमारे मेहमान है यहाँ पे, लेकिन दे शुड बी टोल्ड वेरी केयरफुली कि बॉस आप ऐसा मत। इंडिया ने करा भी था एक छोटा सा ट्रेलर, जब वहां से वो बैरिकेड्स हटा दिए थे, सिक्योरिटी हटा दी थी कुछ समय पहले, 1-2 महीने पहले, तो फिर वो यूके वाले बड़े चमक गए थे अचानक, उन्होंने बोला साहब ये क्या कर दिया आपने। दिस इज रिक्वायर्ड, इट हैज टू बी गुड प्रो को। यू कैन नॉट प्रोटेक्ट आवर एम्बेसी, वी कैन नॉट प्रोटेक्ट योर एम्बेसी, एंड ऑफ स्टोरी। नहीं, इंडिया ने तो कांग्रेस के दौर में भी एक बार यूएस एम्बेसी की भी सिक्योरिटी डाउनग्रेड की थी। आपको पता होगा, एक वो जो
हमारी जी एक जी। तस्वीर थी, एक कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बाद। खैर आप जो बात कर रहे हैं मतलब इट डज़ मेक सेंस अगर मैं आपकी बात इसको रिलेटिवली अगर मैं देख के सुनूँ, इट डज़ मेक सेंस। पर ऐसा तो नहीं है ना कि इन लोगों को वहाँ की जो सिक्योरिटी है दे आर लेटिंग देम इन, ऐसा तो नहीं हो रहा? अब जैसे सैन फ्रांसिस्को में भी द पर्सन आई वाज़ टॉकिंग टू ही इज़ अ जर्नलिस्ट बेस्ड इन वाशिंगटन, तो वो कह रही है ये अमेरिका है, ये इट्स फ्री वर्ल्ड। अगर कोई रात को वहाँ से निकलते हुए फ्यूल डाल देता है बाहर, इट्स नॉट दैट दे वर एबल टू एंटर, बाहर फ्यूल डाल देता है और ऊपर से फिर आग लगा देता है एंड विद इन लाइक 3-4 मिनट्स दे वर एबल टू लाइक डाउस द फायर। उसके बाद वो वहाँ पे जो फायर अलार्म वगैरह है वो बज गया, उन्होंने फायर वगैरह एक्सटिंग्विश कर दी और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑन हो गई। तो मतलब कितना सही होगा हमारे लिए भी कि हम उनसे ये एक्सपेक्ट करें कि आप जो हैं पूरी रात-रात ध्यान रखें, ये तो हमारी खुद की ज़िम्मेदारी है ना। ज़्यादातर हम लोग आजकल देखते हैं इंडिया में ये नैरेटिव चल रहा है कि कैनेडियंस आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट आवर डिप्लोमैट्स, ब्रिट्स आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट आवर डिप्लोमैट्स, और अब ये अमेरिका में होने लग गया है जहाँ पे वैसे इन चीज़ों की एपेटाइट जो है वो बहुत कम है। आपको पता ही होगा कि अमेरिका में दे ये फालतू की बुलशिट वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। ठीक है, आप वहाँ पे जाके झंडे-वंडे लेके आप चिल्लाना-विलाना करें बट दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड ना। वहाँ पे इतनी एपेटाइट है नहीं ये गुंडागर्दी के लिए। अब तभी आप देखें ना ये इस्लामिस्ट भी जो है ये अमेरिका में कहाँ आज तक गेटोइज़ेशन कर पाए हैं। जिस तरह से ये बिहेव करते हैं इंग्लैंड में, दे आर नॉट एबल टू बिहेव द सेम वे इन अमेरिका। वहाँ पे आप ये हरकतें करेंगे तो आपको सीधे गोली मार देंगे लोग। तो ये तो हमारी भी कमज़ोरी है ना कि हम उनको समझा नहीं पा रहे कि भई सिचुएशन अब इतनी अ, मतलब बुरा हाल हो चुका है कि ये अब लोग बाहर से भी तो आग लगा रहे हैं। उससे भी तो अगर आग पकड़ ले तो वो तो फिर अंदर भी सब कुछ डिस्ट्रॉय हो सकता है ना। व्हाई आर वी नॉट एबल टू कम्युनिकेट इट टू देम, जबकि हम पूरा दिन चिल्लाते रहते हैं कि इंडिया और यूएस की जो टाइज़ हैं वो स्ट्रेंथन कर रही हैं दिन ब दिन, दे आर एट इट्स पीक। Why are we not able to make our allies understand it? I have no expectations of the Canadians and the Brits, but why not with America? Why are we not able to take this up with them? देखिए, मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। आपने बोला हमारी ज़िम्मेदारी है अपने कॉन्सुलेट्स और हाई कमिशन्स को प्रोटेक्ट करना, बिल्कुल है, लेकिन उनकी भी है, बिकॉज़ हम उनके मेहमान हैं, हम उनको करते हैं। आप ये देखिए पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने भारत में कितनी सिक्योरिटी भारत ने लगाई है। वहाँ पे आपको सीआरपीएफ के, दिल्ली पुलिस के सब लोग दिख जाएँगे बैरिकेड्स, राइट? कमिंग बैक टू द अमेरिकन्स, येस, वी हैव नॉट बीन एबल टू कम्युनिकेट विद देम, बट जैसे आपने बोला ना कि सैन फ्रांसिस्को में कोई फेंक के चला गया। क्यों फेंक के चला गया? आपको पता है सेंसिटिव है, वहाँ पे पहले हो चुका है सैन फ्रांसिस्को में, पहली बार नहीं हो रहा, right? Why was the police not active? Why was the patrol car not there? Why didn't they catch the person who did it? Why was action not taken? Why don't we have CCTV coverage there? Day and night का CCTV coverage है. Why don't we hire local security agencies to monitor our embassies and high commissions round the clock? Why don't we hire local investigation agencies? आपके लंदन में इतने सक्सेसफुल हैं ये आपके जो एक्स MI5 MI6 वाले जो अपनी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट दीजिए प्राइवेट सिक्योरिटी पीपल को बोलिए आउटर रिंग आप है, इनर रिंग में हमारे इंडियन आर्मी वाले होंगे जो प्रोटेक्ट। यू हैव टू, देखिए फाइनली इट्स आपकी जिम्मेदारी है ना, उनकी भी है, उनकी भी है, वो लोग भी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उनके पास हो सकता है इतना मैन पावर ना हो। हमारे पास तो इफरात के लोग पड़े हुए हैं यहाँ पे, उनके पास इतना मैन पावर ना हो या जो भी है XYZ। फैक्ट ऑफ द मैटर इज यू हैव टू हिट बैक। जिस दिन खालिस्तानी पेट्रोल फेंके, जिस दिन खालिस्तानी आपके कॉन्सुलेट पे अटैक करे और अंदर से गोली आके उसकी छाती पे लगे, ये पेट्रोल फेंकने का मामला बंद हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं हम ये क्यों करते हैं, ये क्यों करते हैं, क्योंकि ये सेफ महसूस करते हैं। दे फील सेफ हियर व्हाइल डूइंग इट। इनको लगता है कि चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। अमृतपाल सिंह का नाम कोई क्यों नहीं ले रहा? आपने मीडिया में देखा अमृतपाल सिंह का नाम? कोई नहीं ले रहा। एक जमाने में अमृतपाल सिंह ही अमृतपाल सिंह था, रात के 9 बजे हर एक डिबेट अमृतपाल सिंह के ऊपर हो रही थी। खालिस्तानी वैसे ही हैं, आपने 2-4 थप्पड़ मारे आराम से शांत हो जाएंगे। दे आर वेरी वेल बिहेव पेट्स। इनमें इतना कुछ नहीं है मादा लड़ने का ना, ज्यादा खालिस्तानियों में नहीं है। इनको तो 2-4 लगाओगे ये फिट हो जाएंगे। यू मस्ट रिस्पॉन्ड, यू एज इन सेंस की द इंडियन गवर्नमेंट में मेरी ये मुराद है। आप जब इनको रिस्पॉन्ड करेंगे तो आप रिस्पॉन्ड करेंगे। आप, मैं बता रहा हूं आपको, एक यहाँ पे प्रोटेस्ट, ये सिर्फ देखिए कनेडियन एम्बेसी की बात नहीं है, यूके की एम्बेसी की। कल्प्रिट्स आर द पाकिस्तानीज। मैं जब भी चाणक्यपुरी से गुजरता हूं मेरी आंख में पाकिस्तानी एम्बेसी, ये पाकिस्तानी हाई कमीशन, माफ करिएगा, इतना खटकता है मेरी आंख में ये कि है क्यों। दिल्ली इतना खूबसूरत है, खूबसूरत दिल्ली के चेहरे पे एक धब्बा है पाकिस्तान हाई कमीशन, और इस धब्बे को हटाना जरूरी है। यही यही लोग हैं जो नाश करवाते हैं दुनिया भर में, राइट?
एंड देयर शुड बी प्रोटेस्ट्स आउटसाइड द पाकिस्तान हाई कमीशन। ये जो खालिस्तान के खिलाफ लोग कहते हैं ना, कहां पे करें, खालिस्तान तो कोई कंट्री है नहीं, खालिस्तान तो डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज पाकिस्तान। वी मस्ट प्रोटेस्ट आउटसाइड द पाकिस्तानी हाई कमीशन। इनको घेरा और लेट देम नॉट बी एबल टू एग्जिट देयर हाई कमीशन। इन्होंने क्या करा था पाकिस्तानियों ने, आपको पता है? हम ही लोग हैं जो रूल ऑफ लॉ में हमें ज्यादा प्रॉब्लम है, हम लोगों को ना, हम लोगों के दिमाग में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। इंडियंस की बात कर रहा हूँ, हर अरे ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है। जियाउल हक के टाइम पे इन्होंने यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद पे अटैक करवा दिया था, और उस जमाने में मोबाइल फोन होते नहीं थे। जियाउल हक साहब मिलिट्री डिक्टेटर थे, प्रेसिडेंट थे। ये भाई साहब साइकिल लेके निकल गए कि मैं साइकिलिंग करने, प्रेसिडेंट गए, 200 लोग उनके साथ साइकिल चल रहा है, सिक्योरिटी का पूरा प्रेस चल रहा है, मीडिया चल रहा है, और झूठ बोल दिया। क्या बोल दिया? बोल ये दिया कि साहब इजराइल ने, क्योंकि इजराइल का तो कोई एम्बेसी है नहीं यहाँ पे, ना वाइस वर्सा, दे हैव नो डिप्लोमेटिक रिलेशंस, पासपोर्ट पे भी लिखा है इजराइल नहीं जा सकते, फॉर एवरी कंट्री एक्सेप्ट इजराइल। इन्होंने झूठ बोल दिया कि इजराइल ने मक्का मदीना पे बम गिरा दिया। पाकिस्तानियों ने आपस में झूठ बोल दिया, खुद ही मैन्युफैक्चर करके। आईएसआई ने झूठ बोल दिया, एक र्यूमर उड़ा दिया, पाकिस्तानी गुस्सा हो गए, आईएसआई ने उनको लीड करा, बोला ये अमेरिकन एम्बेसी, इजराइल तो नहीं है लेकिन द नेक्स्ट बेस्ट थिंग इज द अमेरिकन एम्बेसी बिकॉज यू कांट फाइंड द इजरायलीज। जाहिर सी बात है, इन लोगों ने एक्चुअली अमेरिकन एम्बेसी में अटैक करा। वहां पे आई थिंक 2-3 लोग मारे भी गए थे, मरीन्स या कोई ऑफिसर्स वहां पे अमेरिकन गोरे मारे भी गए थे वहां पे, और इन्होंने अटैक कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि हम वो करें, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये थोड़ा सा ना पाकिस्तानियों को बताना पड़ेगा कि you are doing all this and we will hold you accountable. Anything that happens in our embassy in Washington DC or our consulate in San Francisco or anywhere, if the Khalistanis do it, we will understand that it is the Pakistanis who have done it and we'll take action against you. अच्छा हो, बुरा हो, करा हो तुमने, नहीं करा हो, कुटोगे तुम्हें, ये अपने आप शांत हो जाएगा मामला। मैं आपको बताता हूँ, हर ट्विटर स्पेस पे वहां पे आधे पाकिस्तानी हैं, उनके नाम है, मैंने तो उसके बारे में वो ट्वीट भी करा था बहुत पहले। वो उनसे कह रहा है कि जी आप सिख नाम अपना रख लीजिए, आप अपना गुलाम हैदर नाम मत रखिए अपना, आप कुछ और नाम अपना रख लीजिए, कि पीपल थिंक दैट बिकॉज यू आर स्पीकिंग पंजाबी एंड पीपल गेट कंफ्यूज्ड एंड ऑल दैट, सो वो कंफ्यूजन में मामला चल जाएगा। तो ये सब ऑर्केस्ट्रेटेड बाय पाकिस्तानीज हैं। द पाकिस्तानीज आर ऑर्केस्ट्रेटिंग, दे मस्ट बी पनिश्ड। अच्छा, आपकी तो फौजी बैकग्राउंड है, आपके दिमाग में ऐसे चलता होगा कि भाई वायलेंस तो फिर वायलेंस का जवाब वायलेंस ही है। आई एम श्योर गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं वो सोचते होंगे इसको डिप्लोमेटिक चैनल से हम इसके साथ डील करें, पर अब तो नौबत ये आ गई है कि हमारे जो डिप्लोमैट्स हैं कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, अमेरिका में, इनके डेथ वारंट निकाल दिए इन लोगों ने, पोस्टर्स निकाल दिए कि ये जो लोग हैं किलर्स हैं, वो जो निज्जर जो मारा गया है ये इसके पीछे है, जबकि इसका कोई अभी तक सबूत नहीं है। अभी तक वो प्रोब ऑन है कि ये क्या हुआ है, और बहुत ज्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये आपस में इनकी कोई गैंग वॉर होगी। आपको पता ही है ये गुरुद्वारा के ऊपर भी इनकी कितनी लड़ाइयां होती हैं, वो जो गुल्लक के बिल्कुल ऊपर बिल्कुल भी ये लोग एक दूसरे को मार देते हैं, बिल्कुल, पैसे के नहीं पीछे बिल्कुल ऐसे बिल्कुल, करते हैं, है ना? जी जी तो बिल्कुल जी बिल्कुल। और जो रिपू धमन मलिक है जो लास्ट ईयर जो जो मारे गए, वो तो एक्विट हो चुके थे, जी उनका तो एक्विटल हो चुका था, और वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी एंटी इंडिया लाइन ले रहे थे या कोई सो कॉल्ड एंटी मोदी लाइन ले रहे थे। वो तो उल्टा लेटली ही हैड स्टार्टेड टू लाइक बी वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ द करंट इंडियन डिस्पेंसेशन। तो जी वो भी मारे गए। तो क्या उनको भी इंडिया ने मरवाया? क्या इन लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि इनकी विद इन देयर कम्युनिटी इन्होंने इतनी टॉक्सिसिटी को इतनी जगह दे दी है, हर चीज को इतना पॉलिटिसाइज कर दिया है, लोगों के अंदर इतनी लालच भर गई है अटेंशन को लेके, विजिबिलिटी को लेके, पैसे को लेके, क्योंकि आदत हो गई ना। जब आप हराम जी का खाते रहते हैं लड़ाई झगड़े के लिए, जब आपको हराम का पैसा आता है तो फिर आपकी कोशिश होती है आप हर जगह से हराम का ही खाएं। क्या जी। इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये इंटरनल मामला भी हो सकता है, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी तो सबसे ज्यादा है। इनको सबको पता है कि निज्जर को क्यों मारा, किसने मारा, इनको सबको सच पता है। कोई इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं मरवाया निज्जर को, निज्जर आपसी रंजिश में मरा है। ये मुझे पता है कि आपसी रंजिश में मरा है निज्जर। एंड अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम फ्रॉम कनाडा, फ्रॉम यूके, फ्रॉम यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया, ऑल दीज पीपल हु आर न्यूट्रल, दे हैव टोल्ड मी, मेजर साहब निज्जर मरा है, ये बेसिकली कुछ नहीं, बैसाखी का कुछ प्रोग्राम करना है, उसकी फंडिंग मिलनी है, $1 मिलियन तक की फंडिंग है, उस चक्कर में निज्जर को इन्होंने गोली मार दी है। ये पैसे का मामला है, लेकिन अब निज्जर मर गया। अब खालिस्तानी ये वल्चर्स है ना, ये गिद्ध हैं। अब लाश का भी आपको फायदा उठाना है ना, फिर लाश का कैसे फायदा उठाएं? आपने खुद मारा, फिर बोला ये इंडिया ने मार दिया, फिर बोला कि अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब इसका कैसे फायदा उठाएं? तो ये सब ये वल्चर पॉलिटिक्स है इन लोगों की। और जो आपने बोला ना कि बीइंग फ्रॉम द आर्मी, मुझे ऐसा लगता है कि वायलेंस इज द आंसर टू वायलेंस, नो दैट्स नॉट ट्रू।
वायलेंस शुड बी द फर्स्ट रिजॉर्ट ऑफ द स्टेट। वो वायलेंस करें फिर आप वायलेंस करें, ये कहानी पुरानी। आप पहले वायलेंस आप करें, एंड आप जिसको कहते हैं ना कि एक एक्सेप्शनल लेवल ऑफ वायलेंस आप करें, क्योंकि it sorts out 99% of the problems in the world. Violence is, I don't know why people hate it so much and why people, demonize violence and all that. But if it is done in a constructive way, I think it's a very beautiful thing. अच्छा, पहली जान नहीं छूट रही है, जब भी आप खालिस्तानीज़ के अगेंस्ट एक्शन लेते हैं, इंडियन गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती है, तो शुरू हो जाता है यहाँ पे रोना-धोना कि भाई ये देखें, ये पहले एंटी मुसलमान थे, अब तो ये सिखों के भी पीछे पड़ गए हैं। ऐसे हमें पूरा दिन बताया जाता है कि जब आपको पता है जब रेड फोर्ट पे इन्होंने जाके अपना झंडा वगैरह लगाया था, कुछ लोगों को समझ है नहीं। अब ये लोग क्या करते हैं, आप चाहे इस्लामिस्ट्स को देख लें, चाहे इनको देख लें खालिस्तानीज़ को, ये क्या करते हैं, इन्होंने जो अपने झंडे भी बना रखे हैं, उसमें जानबूझ के अपने रिलीजियस सिंबल्स लगा रखे हैं ना, क्योंकि अगर आप उनके झंडे को टारगेट करें तो वो बोलेंगे भाई ये तो हमारा रिलीजियस फ्लैग है, ये तो खालिस्तानी फ्लैग ही नहीं है। फ़र्क क्या है? निशान साहिब जो है उसके नीचे खालिस्तान लिख देते हैं तो कहते हैं खालिस्तानी झंडा हो गया। अब लोगों में कन्फ्यूजन है ना, लोगों को नहीं पता कि भाई ये इनका रिलीजियस फ्लैग है या फिर ये खालिस्तान का झंडा है। सेम गोज़ फॉर ऑर्गनाइज़ेशंस लाइक द आईसिस। एक बार मुझे याद है कुछ साल पहले राजौरी ज़िले में ऐसा हुआ था कि कुछ लड़कों ने वहाँ जवाहर नगर करके एक कॉलोनी है, वहाँ पे कुछ लड़कों ने आईसिस के झंडे जला दिए। जी शाम तक उनकी गिरफ्तारियाँ हो गई। क्या आपने आईसिस के झंडे कैसे जला दिए? वहाँ के जो लोकल मुस्लिम्स थे उन्होंने कहा इस पे तो हमारी कुरान की आयतें लिख रखी हैं। तो भाई आप तो फिर आपको रिवोल्ट तो आईसिस के अगेंस्ट करना चाहिए ना। जो लोग झंडे जला रहे हैं वो ये सोच के तो नहीं जला रहे कि आपकी रिलीजियस भावनाओं को वो आहत करना चाह रहे हैं। तो अगर कुछ किए बिना ही ये इतना ज़्यादा ये सेंटिमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जाती है और बड़ा दुःख होता है जब हम मॉडरेट सिख वॉइसेस हैं who are considered to be very anti खालिस्तान अदरवाइज, वो भी फिर ये कहने लगते हैं कि ये देखें जी एंटी सिख सेंटिमेंट को जो है मोदी गवर्नमेंट जो है बढ़ावा दे रही है। तो अगर आप कह रहे हैं कि स्टेट की मोनोपोली होनी चाहिए एक किस्म की वायलेंस पे और स्टेट शुड बी द द फर्स्ट टू इनिशिएट वायलेंस अगेंस्ट पीपल हु आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद द Yes, लॉ, इज बेसिकली व्हाट यू आर yes, सेइंग। तो yes. फिर आप ये भी आपने साथ में कहा कि हमारा मुल्क बड़ा ही कॉम्प्लेक्स मुल्क है, पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी है और डाइवर्सिटी है, कभी-कभी वो आपकी ताकत होती है, कभी-कभी आपकी कमज़ोरी भी हो जाती है। तो जी, अगर ऐसा कुछ इनिशिएटिव लिया जाता है व्हिच जो ऑफेंसिव के ज़ुमरे में आ जाता है कि भई अब बहुत हो गया डिफेंसिव खेलना। Will it have an impact on the Sikh community in India? Do you think it will further strain the relationship between the Hindu community and the Sikh community? Because that's the primary target ना। ये तो ढकी छुपी बात जी, तो कोई है नहीं, बहुत लोग इस बारे में बात नहीं करना चाहते। बट जी, जी, प्राइमरी बात तो यही कर रहे हैं ना ये खालिस्तानी, सिखों और हिंदूज़ जी, के बीच में दरारें जी, डालने की। जी। देखिए, एक तो सरकार का स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, मुझे लगता है कहीं न कहीं इम्प्रूवमेंट इसमें चाहिए। स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट क्या कर रहे हैं आप किस तरीके से कम्युनिकेशन कर रहे हैं? जैसे मैं बार-बार कहता हूँ, खालिस्तानी सिख है ही नहीं, खालिस्तानी सिख है ही नहीं। ये आपको समझाना पड़ेगा सिख पॉपुलेशन को कि खालिस्तानीज़ आर नॉट सिख्स, राइट? पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप टू माइंड्स में रहते हैं ना, क्रिकेट में कहते हैं कि इस बॉल को मारूँ कि डिफेंड करूँ, मारूँ, वो बंदा आउट हो जाता है। तो गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन टू माइंड्स। ईदर यू प्ले लाइक राहुल द्रविड़ और यू प्ले लाइक सहवाग। यू कांट प्ले लाइक बोथ। आप दोनों की तरह क्रिकेट नहीं खेल सकते, दोनों की तरह बैटिंग करेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, आई वुड प्रेफर द सहवाग अप्रोच। ठीक है, और आप करिए एक बार, बट टेक द सिख कम्युनिटी अलोंग विथ यू। एक मैसिव आउटरीच होना चाहिए पंजाब में या जहां पे भी सिख हैं, गुरुद्वारा साहब के साथ एक मैसिव आउटरीच होना चाहिए। और आप बताइए कि साहब ये जो खालिस्तानी है, सिख नहीं है, ये देश के दुश्मन है। हम लोग क्या अपने सिख भाई बहनों से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि यार ये तो है ही ना, ये तो लॉजिकल चीज है। ऐसा नहीं होता। जब इमोशन जुड़े रहते हैं तो फिर क्या है कि उसको ट्विस्ट करना बड़ा आसान हो जाता है, जो इमोशन है। अब वही मैं कह रहा हूं, मैंने आपसे बोला कि मोदी सरकार के खिलाफ क्यों है खालिस्तानी। क्या नरेंद्र मोदी ने ब्लू स्टार करवाया, या नरेंद्र मोदी ने 1984 के दंगे कराए, या नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसा काम कराया जो सिखों के खिलाफ था? नथिंग लाइक दैट। ये क्यों खिलाफ है पता है आपको नरेंद्र मोदी के? ये इसलिए खिलाफ है, एक्चुअली ये खिलाफ नहीं है, इनके जो पाकिस्तानी आका हैं वो खिलाफ हैं। ये पाकिस्तानियों की जबान बोल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानीज डिसलाइक करते हैं नरेंद्र मोदी को, इसलिए खालिस्तानीज बोलते हैं जी बॉस जैसा आपका हुक्म। तो ये लोग भी डिसलाइक करने लगे। आप जब टेंपल डिफेस करते हैं, आप कहते हैं बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में मोदी को ये बोला ये बोला, आपको क्या लेना देना मोदी से? आप इनसे पूछिए ना, वेयर वॉज नरेंद्र मोदी इन 1984? कहां थे वो?
कोई नाम भी जानता था उनका? कोई नहीं नाम जानता था। लेकिन खालिस्तानियों को इतनी नफरत क्यों है? ये पेड नफरत है, ये मैन्युफैक्चर्ड नफरत है। तो इनका यही है, इनका इलाज मैं बता रहा हूं आपको, इनका इलाज यही है जो मैं बोल रहा हूं, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है इनका। अच्छा, इस पे भी ये मेरा लास्ट सवाल है वैसे। इस पे भी अगर आप थोड़ी रोशनी डाल दें कि आउटरीच किस तरह से की जा सकती है? क्या इसमें रिलीजियस लीडर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए? क्योंकि जितना मैंने सुना है पंजाब में तो भाई अब ऐसा हो गया है कि जो दिल्ली चला जाता है ना प्रधानमंत्री से मिलने या किसी भी गवर्नमेंट के नुमाइंदे से मिलने, उसका तो ये नाम डाल देते हैं जी एजेंसियां का बंदा है ना? उसको डिस्क्रेडिट कर देते हैं कि ये तो इसको सिख कौम से ही एक्स कम्युनिकेट कर दो। ये आपको चलन जो है ये कॉमन सिक्स में भी मिलेगा। इट्स नॉट जस्ट अमंग द खालिस्तानीज। आपको पता होगा पीछे ये जो पंजवार जो मारा गया है लाहौर में, उसके लिए प्रॉपर भोग रखा गया था गोल्डन टेम्पल में। तो चीजें अब जो है ना वो थोड़ी मुझे लग रहा है बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। व्हाट इज योर सजेशन कि अगर आउटरीच करना चाहे गवर्नमेंट ताकि जो डिवाइड है उसको जो उसको कम किया जाए, तो कैसे करना चाहिए? इसमें रिलीजियस लीडर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, जैसे हिंदू जो संत है हमारे वो बैठे, जो सिखों के लीडर्स है वो बैठे, कैसे इस पे आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, मैं जो खालिस्तानीज हैं या प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं, दे हैव वेपनाइज्ड रिलीजन, ठीक है? और मुझे लगता है कि इसमें एक ही तरीका है डील करने का, खासतौर से अपने पंजाब में, जो आपने बोला ना कि एजेंसियों का बंदा है जो दिल्ली चला गया था। तो दिल्ली मत बुलाइए, आप पंजाब जाइए, आप बात करिए। देखिए, बात यह है कि आप जितना घुलेंगे मिलेंगे वहां पे, नैरेटिव का इशू है ना, आपके भाई नैरेटिव का इशू है। आप वहां पे पंजाब में कौन है जो मिनिस्टर जाके वहां पे रेगुलर बात कर रहा है? हमारी कितनी रीच है उनकी यूनिवर्सिटीज में? हमारी कितनी रीच है उनके स्कूल्स और कॉलेजेस में? हमारी रीच कितनी है? हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे? लोकल जो आपके वहां पे पंजाब में जो गवर्नमेंट चल रही है, दैट इज ऑल्सो पैंडरिंग टू द खालिस्तानीज, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि एक सेंटिमेंट है जो कि जिसपे हमें वोट मिल सकते हैं, राइट? आपको तो यही करना है। आप इसके ऊपर कंटेंट आपको बनाना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ इसको करना कैसे। लेट्स टॉक अबाउट द फिजिकलिटी ऑफ द इशू। तो 1 2 3 स्टेप्स क्या हैं? आपको इसको कंटेंट बनाना पड़ेगा इसके पीछे। आपको सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा, आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पे आना पड़ेगा, आपको लगातार इसके बारे में बात करनी पड़ेगी, आपको पंजाबी चैनल्स, टेलीविजन चैनल्स खोलने पड़ेंगे, आपको पंजाबी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स खोलने पड़ेंगे, आपको ये सब करना पड़ेगा वेयर यू हैव अ नैरेटिव ऑफ सिख एंड हिंदू ब्रदरहुड। पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि आपको ये बोलना पड़ेगा, देखिए बात ये है ना कि आप किसी भी, सिख्स आर अमंग द मोस्ट हार्ड वर्किंग एंड द मोस्ट प्रॉस्परस लॉट इन इंडिया, ठीक है? सिख आपको कभी सुधार नहीं मिलेगा भीख मांगते हुए एक्सेट्रा, और ये हमने भी सब एक्सपीरियंस करा है, ठीक है? लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब आप किसी को भी ये बोलेंगे ना कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम्हारे साथ, कोई मुझे बोल दे कि गौरव तुम्हारे साथ गलत हुआ है यार, और रोज बोले 10 साल तक, मैं एक्चुअली आई स्टार्ट बिलीविंग कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ है। और यही चीज हो रही, गलत कुछ नहीं हुआ। जो गलत हुआ था 84 में हुआ था, वॉट एवर इट इज, और लोगों के साथ भी हुआ, सिखों के साथ भी हुआ, हिंदुओं के साथ भी हुआ। कई हिंदू, हजारों की तादाद में हिंदू मारे गए, हिंदू चले गए वहां पंजाब में। गलत सबके साथ हुआ, दोज आर ब्लैक डेज। 80s के दिन थे, बड़े काले दिन थे। लेकिन अब वो 80s के दिन हमें पीछे छोड़ने हैं, हमें आगे बढ़ना है। और इसके लिए यू मस्ट हैव, देखिए केपीएस गिल साहब ने बहुत बढ़िया काम करा, लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं वो डिसकंटेंट सिमर कर रहा था नीचे। और जब तक आप इंगेजमेंट नहीं करते हैं लोगों के साथ, जब आप पंजाब में, देखिए दो चीजें हैं, काइनेटिक एक्शन चलेगा खालिस्तानियों के खिलाफ, जो काइनेटिक एक्शन है वो खालिस्तानियों के खिलाफ। जो सिख भाई बहन है उनके साथ बातचीत करी जाए, जो सिख रिलीजियस लीडर्स हैं आपके, जो अकाल तख्त में बैठते हैं या सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोग हैं, उनके साथ बातचीत करी जाए एट द लेवल ऑफ द होम मिनिस्टर, एट द लेवल ऑफ वेरियस पीपल, सीनियर पीपल इन दिल्ली। उनको लूप में ली जाए, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए और उनसे बातचीत करी जाए। देखिए प्रॉब्लम ऐसे ही सॉर्ट आउट होगी। मार पिटाई से कोई प्रॉब्लम का हल नहीं होता। अब मार पिटाई से हल टेम्पररी होता है, परमानेंट हल नहीं होता। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, सिख धर्म, हिंदू धर्म के रिलीजियस लीडर्स लोग मिले, आपस में बातचीत करें। इट विल टेक टाइम, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। मैं बड़ा इस उम्मीद से हूं कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। प्रॉब्लम कहां पे आती है मैं आपको बताता हूं। प्रॉब्लम ये है जो फॉरेन एलिमेंट्स हैं, और हम लोग नैरेटिव नहीं बना पाए सोनम जी आज तक, ये भी सच्चाई है। वी हैव नॉट बीन एबल टू मेक अ नैरेटिव। हम लोग कर पाए, नहीं कर पाए हम लोग नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? हमारे पास इतना पैसा है, हमारे पास स्टेट की मशीनरी, हम लोग नैरेटिव क्यों नहीं बना पाए? हम लोग नहीं बना पाए। ये दो दो कौड़ी के, ये जो वहां पे खालिस्तानी सिंगर्स हैं, ये दुनिया भर के म्यूजिक एल्बम बना सकते हैं, आप क्यों नहीं बना सकते? जो फॉरेन में रहते हैं, जैजी वी वगैरह, ये जो अजीब अजीब से नाम है जिनके, जैजी वी वगैरह, ये लोग क्या करते हैं? दीज आर खालिस्तानी। ये हार्डकोर है, दैट लेडी, ठीक है, ये लोग खालिस्तानी है।
ये लोग कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? आपके पास तो इतना पैसा है, आपके पास इतना पैसा है कि आप चाहें तो, और सच आपके साथ है, पैसा तो छोड़ दीजिए बाद में, सच आपके साथ है। हिंदू सिख एकता जो है ना, देखिए मैं अक्सर लोगों को ये अपील करता हूँ, ये मंदिरों में क्यों अटैक हो रहा है कि भारत में किसी गुरुद्वारा साहब पे अटैक हो जाए। खालिस्तानी यही चाहते हैं कि हम इतने मंदिरों पे अटैक करें कि यहाँ पे कोई पागल जाके वहां पे कुछ कर दे, और जिस दिन ऐसा हो गया, खालिस्तानी जीत जाएंगे। ये नहीं होने देना, ये बिल्कुल नहीं होने देना किसी भी सूरत बिल्कुल, में। तो यही है बिल्कुल। इसका, यही है इसका। ये तो प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है। अगर पीपल एक्चुअली वॉक इनटू दैट ट्रैप, तो उनके लिए तो सबसे बड़ी जीत ही ये हो जाएगी ना। जी, फिर जी वो जो बिल्कुल। कह रहे हैं उसको लेजिटिमेसी मिल जाएगी, है ना? जी बिल्कुल। जी तो बिल्कुल। आई टोटली एग्री विद यू कि बहुत इसको सोच समझ के लेके चलने की ज़रूरत है। एंड अगेन थैंक यू सो मच, आपने आज टाइम दिया। थैंक मुझे यू। पता है आप ज़्यादा शोज़ नहीं करते, बट आपने मुझे टाइम दिया इतने शॉर्ट नोटिस पे। रियली ऑनर्ड। थैंक यू। ठीक है, तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू व्यूअर्स फॉर लिसनिंग टू अस एंड कमिंग दिस फार। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर माय कंटेंट इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू गौरव जी, फिर मुलाकात होती है। बाय फॉर नाउ।